नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। चुनावी शोरगुल थम चुका है। जो फौजी हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहे, कुर्बानी दी, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कहीं ना कहीं उनकी आवाज गुम हो रही है। आइए बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आर्मी से रिटायर्ड धूल सिंह जी देवड़ा साहब, जिनकी उम्र 82 वर्ष है। उनसे उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सर, कौन कौन से युद्ध में आपने हिस्सा लिया सर? 62 में, 65 में और 71 में। जी सर, तीन युद्ध में हिस्सा लिया है। सर, 62, 65 और 71 के युद्ध किन के खिलाफ लड़े गए थे सर? 62 भारत और चीन के खिलाफ। चीन ने अटैक किया भारत के ऊपर, वो लद्दाख एरिया में जी। उसके बाद में 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया। पहले किया कच्छ ऑपरेशन, कच्छ में उसने अटैक किया था। उसके बाद में वो सिस्फायर हो गया। उसके बाद में युद्ध क्लियर हो गया। जी। मेन युद्ध जो है 62 में और 65 में। फिर पाकिस्तान ने अटैक किया सर 71 में अपना बाघा बॉर्डर पे। जी। वहाँ से अटैक किया था पाकिस्तान ने। 71 में बांग्लादेश मुक्तिवानी का युद्ध हुआ था। उस टाइम में हम लोगों से इन्फेंट्री के साथ में अटैच कर रखे थे। उस टाइम में ड्यूटी थी ओपी पे। जी। तो ओपी पार्टी हर एक इन्फेंट्री की बटालियन के साथ में हमारी ये अटल की एक ओपी पार्टी रहती है कि भाई उनको गन का फायरिंग की जरूरत पड़े तो ओपी पार्टी ने अपनी यूनिट को इन्फॉर्म करती है और वो यूनिट फिर वो डिफरेंस देती है, वहाँ पर गोला बरसाती है। किस तरह का किरदार रहा सर, और युद्ध के अनुभव खास क्या कहेंगे सर? देखो, युद्ध की टाइम में हमको हमारा परिवार हाथ में आता जी। वहाँ एक ही रहता है कि सामने दुश्मन है और अपन है। जी। थोड़ी लापरवाही की तो गोली हमारे लगने लगेगी, हम मर जाएंगे। तो उसका बचाव करते हुए दुश्मन के ऊपर अटैक करते रहते। जी। आपके साथ युद्ध के दौरान कोई ऐसी खास घटना घटी हो जो आपकी याददाश्त में हो सर? नहीं जी। जगदम भाई मेहरबानी रही जी कि मैं जैसा घर से गया था ऐसे वापस आ गया। जी जी जी। उस समय परिवार वगैरह की याद बिल्कुल कुछ याद नहीं आती। वहाँ तो एक ही चीज़ याद रहती है, सामने दुश्मन है और उसके पास भी गोली है, हमारे पास भी गोली है। हमारे थोड़ा सा लापरवाही हुई तो वो गोली मार देंगे हमको। जी। सर, आपकी उम्र लगभग 82 ईयर्स है सर। रिटायरमेंट कब हुआ सर? में हुआ सर 1976 के बाद जिंदगी कैसी बीत रही है? देश की सेवा की, देश की रक्षा में अपना पूरा जीवन और जवानी लगा दी सर। हमने तो लगा दी, लेकिन भारत सरकार की तरफ फौजियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बोलते हैं हमने फौजी को ये दे दिया, वो दे दिया, एक नया पैसा नहीं मिलता है जी। और काटने के चक्कर में रहते हैं वो। हम लोगों को एमपी के अंदर खास करके पहले भर्ती के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण था 10% फौजियों का, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। जी। फिर जैसे नगर पालिका हुई, इसमें दुकानें बनती है, वहाँ फौजियों के लिए 2% कोटा था, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ये अंदर ने अपने वाले किसी को यहाँ सीआरपी सेंटर पास में है, वहाँ के लोग मिल मिला के उनके नाम कर देते हैं, जो कि भोजपुर में ये नहीं आते हैं, सैनिक में नहीं आते हैं सीआरपी वाले, लेकिन हमारा कोटा जो उनको दे देते हैं। भोजपुर सैनिक को कोई सुविधा नहीं मिला एमपी में। सर, अभी परिवार में कितने सदस्य हैं, और खास करके मैं जानना थोड़ा सा चाहूँगा कि वो किस तरह से जिंदगी आपकी बसर हो रही है सर? मेरे परिवार में भी 11 मेंबर हैं। जी। ठीक है ना। 3 बच्चे हैं, तीनों प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। खूब कोशिश कर ली इन्हें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगी, तो अपने गुजारा बसर करने के लिए प्राइवेट काम कर रहे हैं। जी। आपका टाइम कैसे निकल रहा है? मेरा टाइम, मेरी 3 ही बहू है, खूब सेवा करती है जी और आराम में। जी जी जी। सर, सरकार से किस तरह की मांगे हैं सर आपकी? अब भिखारियों से क्या भीख मांगे हम? अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अभी बोनस में चल रहे हैं। जी।
लेकिन भिखारी सरकार से क्या मांगे हम भी। फिर भी कुछ अपेक्षाएं तो होगी सर। अपेक्षा तो ये है कि भाई जैसे मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी वहाँ फौजियों को कंटिंजेंट लाभ दें। जी नगर पालिका की जो दुकानें बन रही है इसमें फौजियों को अलॉटमेंट है वो उनको दें, उसमें एक आध दुकान किसी फौजी को दें तो मेरे फौजी भाई को फायदा होगा। जी सर, केंद्र सरकार की जो फौजियों के लिए सुविधाएं हैं, राज्य सरकार की फौजियों के लिए सुविधा, उसमें किस तरह से और बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सर? एक फौजी रिटायर्ड फौजी किसी भी ऑफिस में चला जाए ना तो कोई ये नहीं बोलता है फौजी भी यहाँ बैठ जाए। जी ठीक है साहब, ये इज्जत है यहाँ की। जो तार के बाहर निकाल देते हैं, तुम्हारी सुनेंगे बाहर जाओ, बस ये जवाब है। यानी मान सम्मान खास करके बिल्कुल खत्म मान सम्मान फौजियों का। फौजियों को लोग सैल्यूट ठोकने की बात करते हैं, सलाम करने की बात करते ये हैं। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बोलते हैं फौजियों को ठोको, स्लो ठोको, ये करो वो करो। ये दिखावटी नारा है इनके, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तो सर मेरा यही निवेदन है कि आर्थिक सामाजिक रूप से किस तरह की योजनाएं और फौजियों की अपेक्षा कुल मिला के क्या होती है? आपका भूतपूर्व सैनिकों का एक फौजी संगठन भी है सर। हम लोग संगठन है, वो संगठन क्या करेगा? सुनने वाले तो होना चाहिए ना जी। अधिकारी की सुनेगा। हमारा अधिकारी मनसून बैठा हुआ है, यहाँ आता किसी क्लर्क को भेज देता है, वो मीटिंग लेके चला जाता है, वो आए गए हो गया जी। अब जैसे मैं हूँ मेडिकल में, अभी मेरी घंटेबाजी हो रही है जी। सरकारी अस्पताल में जाऊँगा तो 3 घंटे तो वहाँ पर्ची बनाने के लिए लगे खड़ा रहूँगा, जो मैं खड़ा नहीं सकता। जी, खड़े नहीं रह सकते आप। जी। उंगलियाँ हाथ वाले काम करते नहीं है। जी। एक आदमी को बच्चे प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसको साथ में लेके जाऊँगा तो उसकी माँ की तरह 1 दिन की लीव लग जाएगी, तनख्वाह कट जाएगी। जी। मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। जी। ये सुविधा मिलनी चाहिए फौजियों को। जी जी जी। कम से कम वो बताता है कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तो उसको फैसिलिटी में भाई पर्ची बना के दे दे। हम बिना पर्ची से नहीं जाना चाहते। पर्ची 10 रुपये की 20 रुपये की बनेगी, हम बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो 1-1 2-2 घंटा लाइन में खड़े नहीं सकते, क्यों? अभी स्थिति ये नहीं है। आपने बहुत छोटी छोटी बातें रखी। सरकार जो है बड़ी बड़ी बातों का दावा करती फौजियों के लिए। वो सिर्फ पब्लिक को भड़काने, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम फौजी को ये कर रहे हैं, फौजी को वो ले कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और ख़ास करके एमपी में। जी। सर युवाओं के लिए फौज में और अब नए जो फौजी आ रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या कहें? एक तो अभी नए फौजी में जा रहे हैं आर्मी के अंदर, वो अग्निवीर ने बनाया। हमारे कैलाश वर्गीय विधायक है यहाँ का मंसूर, अपना इंदौर के जी, उनने पहले बोल दिया कि भाई आप वहाँ से रिटायर हो गया होगे ना तो हम हमारी कांग्रेस पार्टी के गेट के ऊपर तुमको चौकीदार बना के खड़े करेंगे। बीजेपी के। हाँ। अब इनकी मानसिकता ये है कि एक बेचारा अपनी जवानी वहाँ ख़त्म कर गया, 4 साल में रिटायर होगा, जो कि हमारे टाइम पे 3 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में आदमी पक्का नहीं बन सकता था। तो ये 4 महीने की ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखेगा? 4 साल की ट्रेनिंग में वो सीखेगा इतने रिटायर हो जाएगा, क्या वो अपने बच्चे को पालेगा? इन्हें लालच दे दिया, तुमको 20 लाख 21 लाख रुपये तुमको दे देंगे। चलो हम बोलते हैं कि मेरी पूरी पेंशन मैं इनको देता हूँ, इन नेताओं को, इनके बच्चे को भेजे उसमें अग्निवीर में। अग्निवीर सेना जो बना रहे हैं ना, उनमें अपने बच्चों को भेजे। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में जाके। हमारे बच्चे, हमारी स्थिति ये नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल पढ़ाएं, सरकारी स्कूल पढ़ें। सरकारी स्कूल में क्या है, जहाँ 50 बच्चे एक टीचर पढ़ा है, वो भी 12 बजे या 11 बजे 11:30 बजे आता है, 3 बजे मेरे को गाँव जाना है, मोटरसाइकिल लेके चल देता है। ये सरकारी स्कूल की हालत है। तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और हम क्या पढ़ाएं? सर आखिरी सवाल है, किस तरह का स्थानीय प्रशासन से आप उम्मीद रखते हैं? जो परेशानियां आपने बताई
और जो योजनाएं बताए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन क्या कर सकता है? मुझे जो विश्वास है कि स्थानीय प्रशासन जो कुछ नहीं कर सकता है, क्यों ऊपर से जो आदेश आएगा इनको निभाना है, इनको नौकरी करना है, चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, इनके पास आदेश के ऊपर से आएंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे। इनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। इनने बोल दिया कि तुम यहाँ बैठोगे तो बैठ जाएगा और खड़े हो जाओ खड़े हो जाएगा। इनके पास कोई पावर ही नहीं था, ना पुलिस प्रशासन के पास में है और ना कलेक्टर साहब को। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि कलेक्टर साहब के हाथ बंधे हुए हैं। तो आपने सुना, रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड जो धूल सिंह जी देवड़ा साहब हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को। उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक स्वास्थ्य की बात करें, सामाजिक स्वास्थ्य की बात करें, भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें, वो हर तरह से आहत है और जो हमारा हक बनता है, जिस बात के लिए हम लोग डिजर्व करते हैं, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। देखना है सरकार इस और किस तरह से ध्यान देती है। केवल बड़े बड़े दावों से काम नहीं चलेगा। रिटायर्ड फौजियों की स्थिति को समझकर उनके लिए वास्तव में काम करना होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी मनीष राठौर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जय हिंद, जय भारत। अगले अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।